Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लॉक्स की स्टडी करी थी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पेरियोडिक ट्रेंड्स। अब इस पेरियोडिक ट्रेंड में क्या होगा या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। और पेरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम बात करेंगे इसके आगे की। तो सबसे पहले मैं पेरियोडिक ट्रेंड की डेफिनेशन लिखूँ। अगर हम डेफिनेशन वाइज पेरियोडिक ट्रेंड को एक्सप्लेन करें तो क्या होता है पेरियोडिक ट्रेंड्स। तो पेरियोडिक ट्रेंड का मतलब है दैट दे शो when element show regular gradation। अब ये ग्रेडेशन इंक्रीमेंट भी हो सकता है, ये ग्रेडेशन इंक्रीजमेंट भी हो सकता है और ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है। डिक्रीमेंट यानी डिक्रीज हो सकते हैं। when element show regular gradation on moving group from top to bottom and also in period from left to right is called as या are called as periodic trend, are called as periodic trends। अब स्टूडेंट देखिए पेरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब क्या है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, एटम की मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं और हम टॉप टू बॉटम देख रहे हैं। सपोज करते हैं ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, 17 ग्रुप है और हम इसकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ग्रुप है और हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। तो हम जब इसकी सपोज करो एटम के साइज़ की स्टडी कर रहे हैं, एटम के साइज़ के मीन्स हम देख रहे हैं टॉप टू बॉटम चलते हुए एटम का साइज़ बढ़ रहा है या घट रहा है। तो टॉप टू बॉटम चलते हुए या लेफ्ट टू राइट चलते हुए उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, इसी को बोला जाता है पेरियोडिक ट्रेंड। यानी अगर हम एटॉमिक साइज़ को सपोज करते हैं, एटम के साइज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता है टॉप टू बॉटम चलते हुए एटम का साइज़ इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट चलते हुए एटम का साइज़ डिक्रीज होता है। तो ऊपर से नीचे स्टडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं यानी इंक्रीमेंट हो रहा है या लेफ्ट टू राइट जाने पे जो भी डिक्रीमेंट हो रहा है, इसी को क्या बोला जाता है पेरियोडिक ट्रेंड। मीन्स किसी भी ग्रुप या पीरियड में मूव करते समय जो भी डिफरेंसेस आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी ट्रेंड फॉलो होता है इंक्रीमेंट की फॉर्म में या डिक्रीमेंट की फॉर्म में, उसी को बोला जाता है पेरियोडिक ट्रेंड। उसी ट्रेंड को क्या बोला जाता है, पेरियोडिक ट्रेंड बोला जाता है। ठीक है, तो अब जब पेरियोडिक ट्रेंड हमें समझ में आ गया है तो इस पेरियोडिक ट्रेंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पेरियोडिक ट्रेंड में आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई मीन्स एटॉमिक, अब बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई। अब आप कहेंगे सर ये रेडियाई वर्ड क्या है। तो रेडियाई वर्ड मतलब क्या है कि रेडियस का प्लूरल वर्ड है ये। प्लूरल नॉर्मली क्या होता है, रेडियस तो आप सब लोग सभी जानते हैं, तो रेडियस के प्लूरल वर्ड को क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो एटम की रेडियस। अब एटम की रेडियस सपोज करते हैं हमारे पास एटम ये है, ठीक है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है। सपोज करते हैं एटम की फर्स्ट शेल है, सपोज करते हैं एटम की सेकंड शेल है, ठीक है, सपोज करते हैं एटम की थर्ड शेल है और इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है इस शेल में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसकी, अगर ये इसकी रेडियस को फाइंड करें तो जनरली क्या होगा कि सेंटर से आउटर मोस्ट तक की डिस्टेंस, सेंटर से आउटर मोस्ट तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, रेडियस। तो हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। यही तो होगी एटॉमिक रेडियस। भाई अगर एटम इतना बड़ा है तो उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, एटॉमिक रेडियस होगा। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज कहूँ तो क्या होगा, जरा डेफिनेशन देखते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो हम लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, the distance from the nucleus of an atom to their outermost shell, to their outermost shell are known as atomic radii, are known as atomic radii। यानी ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर एटम हमारे पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, थर्ड शेल में सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सेंटर से आउटर मोस्ट तक की शेल को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे,
एटॉमिक रेडियस। डेफिनेशन यही होनी चाहिए और है भी। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, यानी आपने सेकंड चैप्टर कवर करके थर्ड चैप्टर में आ रहे हैं, तो हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यानी मॉडर्न मॉडल जो था एटम का, उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन या एटम जो हैं, शेल कुछ होता ही नहीं है, क्या होती हैं, शेल नहीं होती हैं, वहाँ क्या होती हैं, वेव्स। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, वेव्स की फॉर्म में। अब अगर इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है तो क्या इसकी डेफिनेट रेडियस हो सकती है? आप खुद बताइए। अगर ये 3 डायमेंशन में वेव चल रही है तो आप उसकी रेडियस निकाल सकते हो, वेव की सेंटर से वेव की रेडियस निकाल सकते हो। हमें क्या पता 3 डायमेंशन में वो कैसे मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि किसी सिंगल एटम की, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, डेफिनेशन तो यही बनेगी, लेकिन अगर हम आगे लिखें तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर the atomic radii, it is not possible to measure the atomic radii of an single of a single atom। किसी सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस को फाइंड करना एक्चुअल में इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स तो वेव की फॉर्म में, जहाँ वो द प्लेस वेयर द probability of finding the electron is maximum, that is known as orbital। यानी वो ऑर्बिटल वो होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब वेव की तरह मूव करता है तो वेव की बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। जब यहाँ बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, जब यहाँ पर बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, और जब अगर किसी एलिमेंट की या किसी सब्सटेंस की जब बाउंड्री फिक्स नहीं है, जब हमें पता ही नहीं लास्ट क्या है, तो हम रेडियस कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो किसी एक सिंगल एटम की रेडियस फाइंड करना बड़ा इम्पॉसिबल होता है। डेफिनेशन तो यही है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, कि इसकी फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। तो इट इज़ नॉट मेजर टू, है ना, कि एटॉमिक रेडियस को मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है, आप इसको देखिए पहले, अब बारी आती है कि जब हमें पता लग गया कि हम इस किसी एटम की रेडियस को नहीं निकाल सकते, तो हमें अगर रेडियस फाइंड करनी हो तो हम क्या करें? तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कंक्लूजन तो हमें समझ में आ गया, और वो कंक्लूजन क्या है? तो वो कंक्लूजन क्या है कि रेडियस तब फाइंड की जा सकती है जब बाउंड्रीज फिक्स हो, जब बाउंड्रीज फिक्स हो। तो एटॉमिक रेडियस यानी रेडियस को फाइंड करने के लिए, यानी रेडियस को फाइंड करने के लिए, एटम की रेडियस को फाइंड करने के लिए क्या किया गया? एटम की रेडियस को फाइंड करने के लिए एटॉमिक रेडियस को, एटम को बॉन्डेड सिचुएशन में ले आए। जब एटम बॉन्डेड हो जाएगा, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो उसकी बाउंड्रीज फिक्स हो जाएंगी और तब हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एटम की रेडियस को फाइंड करने के लिए हमने एक सिचुएशन की बेस्ड ऑन, यानी हमने इंट्रैक्शन के बेस पर एटॉमिक रेडियस को फाइंड किया। तो बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन between the two atoms, based on interaction between the two atoms, radius can be defined in terms of, तो रेडियस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो रेडियस को डिफाइन किया जा सकता है किन टर्म में? तो पहला कोवलेंट रेडियस, दूसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वॉन डर वॉल रेडियस, थर्ड इंट्रैक्शन के बेस पर हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी मेटालिक रेडियस। और जब ये सारी हम लोग बात कर लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे आयोनिक रेडियस। मीन्स सिंगल एटम की रेडियस को फाइंड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। उसका रीज़न क्या है? तो सिंगल एटम की रेडियस को फाइंड करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ बाउंड्रीज फिक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न मॉडल। लेकिन अगर हम ऐसा एटम की रेडियस तब फाइंड करें जब वो बॉन्डेड हो, चाहे वो कोवलेंट बॉन्डेड हो, चाहे वो वॉन डर वॉल बॉन्डेड हो, चाहे वो मेटालिक बॉन्ड बने हो दो एटम्स के बीच में, चाहे आयोनिक बॉन्ड बने हो दो एटम के बीच में। तो जब वो बॉन्डेड हो जाएगा तो बॉन्डेड होने पर एक्चुअल में उसकी क्या हो जाएंगी? बाउंड्रीज फिक्स हो जाएंगी। और जब बाउंड्रीज फिक्स हो जाएंगी तो हम एटम की रेडियस निकाल सकते हैं।
क्लियर होती है ये बात। तो इसलिए रेडियस को फर्दर इंटरेक्शन के बेस पर इन पार्ट्स में बांट दिया गया। अब एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चाहे एटम की रेडियस की बात करें, चाहे हम कोवेलेंट रेडियस की बात करें, चाहे हम वंडर वॉल रेडियस की बात करें, मेटालिक आयनिक किसी भी रेडियस की बात करें, तो रेडियस किस मेथड से निकाली जाती है। तो रेडियस तो हम आप लिख लीजिए कहीं नोट बनाकर, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियस या कोई सी भी रेडियस, एटॉमिक रेडियस can be determined by X-rays diffraction and other spectroscopic methods। मीन्स एक्सरे डिफ्रैक्शन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसे आप एमएससी में या हायर क्लासेस में कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ेंगे। तो क्या होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू एटम की रेडियस निकाली जाती है, या फिर अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स की स्टडी की जाती है। तो बहुत सारे मेथड्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के होते हैं जिनके लिए माइन्यूट पार्टिकल्स की स्टडी की जाती है। तो या तो हम एटम की रेडियस को स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर एक्सरेज डिफ्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। आती है बात समझ। तो चलिए इतना आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन बाय वन हम इन सारी रेडियस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब वन बाय वन जब हम इन सारी रेडियस को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यानी इंटरेक्शन के बेस पर जिस रेडियस की हम लोग बात करने वाले हैं वो रेडियस कौन सी है। तो इंटरेक्शन के बेस पर जिस रेडियस की हम लोग बात करने वाले हैं वो रेडियस है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, देखो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तभी तो कोवेलेंट रेडियस बनेगी। तो हम कहते हैं कि अगर हमने दो सिमिलर एटम्स लिए, पहले मैं आपको कोवेलेंट रेडियस बना के दिखाता हूँ। सपोज करते हैं हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, सपोज कर रहे हैं H2 का मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है। तो H2 का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ होगा, H के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे H के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसको अपना डुप्लेट फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, इसने इसके साथ शेयर कर लिया होगा, और इस वाले हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया होगा, और म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, बराबर की साझेदारी हो गई होगी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म होगा। और जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो आपको पता है उसे क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हाइड्रोजन का पहला एटम, दूसरा एटम, और इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, इस एरिया में दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, ठीक है। और अब ये जो बॉन्ड है, शेयर करने पर जो बॉन्ड बना है, ये ही क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब यही क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ तो हम क्या कहते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स, दो एटम्स के न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ। ये तो है डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस जो है बच्चों, ये वाली यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, इसका आधा, ये वाला पार्ट, दिस इज द, ये कौन सा होगा, कोवेलेंट रेडियस। ये क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस। आ रही है बात समझ। यानी थोड़ा बड़ा डायग्राम मैं यहाँ बना के दिखा सकता हूँ कि कोई एक एटम था, उसने क्या किया, दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करी, ठीक है। एक एटम ने दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करी और शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स ये रहे। तो ये जो शेयरिंग करी, इनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस होती है इंटर, इस न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हाफ कर दिया जाए तो ये जो डिस्टेंस आएगी, दिस इज द कोवेलेंट रेडियस। ये जो रेडियस आएगी ये क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। यानी जब दो एटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हुए तो दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट रेडियस बोला जाता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन कवर करते हैं, फिर फॉर्मूला वाइज भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कोवेलेंट रेडियस, तो हम क्या लिखेंगे, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर
1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ टू एडजेसेंट, ऑफ टू एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब चलिए एडजेसेंट एटम्स, ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कोवेलेंट रेडियस। हमने क्या कहा, 1/2, आधी, 1/2 यानी आधी किसकी, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट एटम, दो लगातार जो एक दूसरे से जुड़े हुए एटम हैं उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट रेडियस। और एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस, आर कोवेलेंट, आर कोवेलेंट लिख देता हूं, यानी रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, आर कोवेलेंट इज इक्वल टू होगा द डिस्टेंस, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम, बिटवीन द टू कोवेलेंटली, ऐसे लिख देते हैं, टू कोवेलेंट बॉन्डेड, कोवेलेंट बॉन्डेड, बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम अपॉन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम अपॉन टू। हमने क्या कहा, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को क्या बोल रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस। इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर कोवेलेंट, ठीक है, आर कोवेलेंट इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इस डिस्टेंस को, सपोज करो इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, डी ए, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, डी ए, और ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, मतलब इस एटम की रेडियस क्या है, आर ए, और इस एटम की रेडियस क्या है, आर बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ए क्या होगा, डी ए इज इक्वल टू होगा आर ए प्लस आर बी, होगा या नहीं होगा, डी ए इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, और ये डी ए क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कोवेलेंट इज इक्वल टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अपॉन टू। आप इसको भी भूल जाइए, आर ए और आर बी को भी भूल जाइए, आप केवल ये समझिए कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को डी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डी ए अपॉन टू डिवाइडेड इज इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस। क्लियर होती है। अब कोवेलेंट रेडियस की जब आपको क्लियर हो गया है कि दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के हाफ डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट रेडियस। तो अब इस कोवेलेंट रेडियस के बाद बारी आती है वॉन्डरवॉल रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस। अब वॉन्डरवॉल रेडियस को समझने के लिए स्टूडेंट पहले आप लोगों को समझना होगा कि एक्चुअल में वॉन्डरवॉल फोर्स क्या होती है। मॉलिक्यूल है, दूसरे नियॉन का मॉलिक्यूल है। अब हमें पता है कि इनका आउटर मोस्ट तो फुलफिल है, तो ये तो स्टेबल है, ये तो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं हो पाएंगे, ना करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी नेचर में इनके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं, पास आते हैं, और जहाँ तक ये नेचर में आकर रुक जाते हैं, उसी फोर्स को, जिस फोर्स की वजह से नेचर में कोई रिलेशन ना होते हुए, मतलब इसको इससे कोई नीड नहीं है, इसको इससे कोई नीड नहीं है, क्योंकि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, लेकिन फिर भी नेचर में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के पास आते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच एक्चुअल में एक अप्रोच लगती है, एक दूसरे को ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, और जितनी पास आकर ये रुक जाते हैं। बस ये हमने कहा कि यहाँ से आ रहे थे, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, और लगने के बाद ये यहाँ आ गए, और इसके बाद ये आगे नहीं आ पा रहे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये इनकी क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच है, इतने क्लोज आ गए और नेचर में अपने आप है। अब क्या होगा, तो ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, जिसकी वजह से एक दूसरे के पास आए हैं, वो जो वीक फोर्स है जिसकी वजह से एक दूसरे के पास आए हैं, कोई रिलेशन ना होते हुए भी, तो उसी फोर्स को क्या बोला जाता है बच्चों, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स। ये फोर्स क्या होती है, वॉन्डरवॉल फोर्स। अब अगर ये वॉन्डरवॉल फोर्स है, अब अगर ये वॉन्डरवॉल फोर्स है और ये एक दूसरे के इतने पास आकर रुक गए, तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस को अगर हम आपस में मिला दें, तो ये डिस्टेंस क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे, तो इसे भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, इस केस में क्लोजेस्ट अप्रोच वाले केस में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो ये आती है, ये जो रेडियस आती है, ये कौन सी होती है, ये होती है वॉन्डरवॉल रेडियस, वॉन्डरवॉल्स रेडियस।
आई बात समझ, आई बात समझ। यानी दो एलिमेंट जिनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, वो आपस में बॉन्डेड होना ही नहीं चाहते हैं, फिर भी नेचर में उनके ऊपर एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास पास आते हैं, और जहाँ तक वो आ पाते हैं वो से बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। ये इनकी क्लोजेस्ट अप्रोच है, इससे आगे ये नहीं आ पा रहे हैं और ये यहीं स्टे हो गए हैं। तो इन दोनों के न्यूक्लियस जहाँ ये स्टे हो गए हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच में आकर स्टे हो गए हैं, तो उन दोनों की न्यूक्लियस के हाफ डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? वॉन डेर वाल रेडियस। तो जनरली वॉन डेर वाल रेडियस किस केस में निकाली जाती है? नोबल गैसेस के केस में। ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछा जाता है या आपके स्कूल लेवल पर भी पूछा जाता है कि नोबल गैसेस के केस में, यानी कौन सी रेडियस नोबल गैसेस के केसेस में फाइंड कर सकते हैं। तो कौन सी रेडियस फाइंड कर सकते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। और वॉन डेर वाल रेडियस यहाँ भी फाइंड करते हैं जनरली, ठीक है। और कहाँ होती है? जैसे सपोज करें हमने H2 का एक मॉलिक्यूल बनाया, H, ये भी H, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, और ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल बन गया। कैसे? ये वाला। और दोनों स्टेबल हो गए, दोनों ने अपना अपना आउटर मोस्ट फुलफिल कर लिया। एक मॉलिक्यूल ऐसे ही और बना H2 का, उसने भी एक एक इलेक्ट्रॉन लेके शेयर कर लिया। तो अब ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, इसे और किसी एलिमेंट की नीड नहीं है या इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इनको कहीं पर रख दिया जाए, किसी कंटेनर में रख दिया जाए, तो इनके बीच में एक क्लोजेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा, एक नेचुरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जिसकी वजह से एक दूसरे के पास पास आएंगे। और जितना पास पास ये आ पाएंगे, सपोज करो इतनी पास पास आ पाए, तो ये इनकी क्या कहलाएगी? क्लोजेस्ट अप्रोच। और उस केस में इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलेंगे? वॉन डेर वाल रेडियस। तो ये क्या होगी? वॉन डेर वाल रेडियस। होप आपको क्लियर हो गया होगा। वॉन डेर वाल रेडियस यानी ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू लगती है, जिसमें जब दो एलिमेंट, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, फिर भी वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और जितना क्लोज आकर वो स्टे हो जाते हैं, वहीं पर उनके दोनों न्यूक्लियस की डिस्टेंस के हाफ को क्या बोला जाता है? वॉन डेर वाल रेडियस बोला जाता है। क्लियर होती है बात? तो ये है वॉन डेर वाल रेडियस। अब अगर वॉन डेर वाल रेडियस का डायग्राम आपको समझ में आ गया है, ये मॉलिक्यूल के केस में है और ये नोबल गैसेस के केस में, और 99% तो नोबल गैसेस के केस में ही क्या निकाली जाती है? वॉन डेर वाल रेडियस निकाली जाती है। अब अगर आपको वॉन डेर वाल रेडियस क्लियर हो गई है, तो अब मैं इसमें इसकी आपको डेफिनेशन भी लिखवाता हूँ। डायग्राम आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो वीडियो को क्या कीजिए? पॉज कीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए और आप डायग्राम बना लीजिए। मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को कवर कर रहा हूँ। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? half of the internuclear distance between two similar adjacent atom belonging to the two neighboring molecules of the same substance in solid state। ठीक है। तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब कि दो नोबल गैसेस हैं, एक दूसरे के क्लोजेस्ट अप्रोच में आई, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये होगी, और इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट मीन्स पास पास वाले, और सिमिलर का मतलब सपोज करो ये नियॉन का है तो ये भी नियॉन का है, ठीक है। बिलोंगिंग टू द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के केस में कहें तो हम कहेंगे कि ये सपोज करो H का है तो ये भी H2 का, अगर हम मॉलिक्यूल के केस में कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया और ये एक मॉलिक्यूल बन गया। दो मॉलिक्यूल जब पास पास आते हैं, ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, तो उसे क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे, और दोनों के न्यूक्लियस की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये होगी, और इसके हाफ को हम क्या बोलेंगे? वॉन डेर वाल रेडियस। किस केस में? मॉलिक्यूल के केस में। एटम के केस में तो आपको बता दिया, किसके केस में होता है? नोबल गैसेस के केस में होता है। तो ये होती है वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। तो अब जब वॉन डेर वाल रेडियस भी आपको कवर हो जाती है, आप देख लीजिए इसकी वॉन डेर वाल रेडियस की भी डेफिनेशन ये रही। वॉन डेर वाल रेडियस जब आपका कवर हो जाता है, तो इसके बाद बारी आती है मेटालिक रेडियस। इसके बाद बारी आती है बच्चों मेटालिक रेडियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ये एक स्पेशल तरीके की रेडियस होती है, मेटल्स की रेडियस। अब मेटल्स की रेडियस में आप देखो, सपोज करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि ये आयरन का पार्टिकल है। अगर ये आयरन का पार्टिकल है, ठीक है, ये आयरन की रॉड है,
तो यहाँ आयरन ही होगा, सारे आयरन के पार्टिकल्स होंगे। और आयरन ने क्या किया होगा, Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे, तभी तो वो आयंस की फॉर्म में आया होगा, Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस। तो यहाँ सारे क्या होंगे, Fe2 प्लस आयंस होंगे। अब अगर आयंस हैं, क्योंकि मेटल है तो आयंस बनी होगी और Fe2 प्लस आयंस होंगे। लेकिन ये Fe2 प्लस आयंस, अगर ये तो सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है यानी सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आयरन सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि यहाँ जितना पॉजिटिव है अगर उतना नेगेटिव हुआ तो ही यहाँ ये रुक पाएंगे। और अगर हमने कोई दूसरा एनायन, नेगेटिवली चार्ज वाला एनायन यहाँ पर डाल दिया, सपोज करो कोई Cl नेगेटिव डाल दिया, तो ये तो आयनिक बॉन्डिंग कर लेगा, मेटालिक बॉन्डिंग तो हो नहीं पाएगी। मीन्स मेटल्स क्या है, देखो अगर एक मेटल है, ये मेटल आयन है, अगर इन मेटल आयन ने किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर लिया, तो आपको पता है मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करती हैं, नेगेटिव चार्ज वाली और पॉजिटिव चार्ज वाली, तो क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। जब दो नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो हमें तो ना तो आयनिक बॉन्ड से मतलब है और ना ही कोवेलेंट बॉन्ड से मतलब है, हमें किससे मतलब है, मेटालिक बॉन्ड से। तो मेटालिक बॉन्ड कब बनेंगे, जब एक मेटल दूसरी मेटल के साथ रिएक्ट होगी। और कैसे होगी, क्योंकि इन पे तो सब पे सिमिलर चार्ज है, और सिमिलर चार्ज तो रिपेल करता है। तो इस केस में क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये किस केस में रिएक्शन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पर बेस्ड होती है ये बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग कौन किस पर बेस्ड होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पर। यानी जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिलीज करे हैं ना, यहाँ से छोड़े हैं, वो एक्चुअल में कहीं बाहर नहीं गए हैं, वो यहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, क्लाउड की फॉर्म में यहीं मूव कर रहे हैं। यानी जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और बाहर नहीं गया, यहीं मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ईजिली मूव कर रहे हैं। और ये सॉलिड बना हुआ है, क्योंकि सॉलिड बना होने के लिए अगर पॉजिटिव को नेगेटिव भी तो चाहिए, तो नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं गए हैं, वो यहीं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि अगर ये Fe का आयंस है, ये Fe का आयन है, ठीक है, और ये Fe के न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम है, ये भी Fe का न्यूक्लियस है और इसके एटम है, ये भी Fe का यहाँ न्यूक्लियस है और ये Fe का एटम है। इस तरीके से, क्योंकि सॉलिड में क्या होंगे, एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे, एटम्स आपस में जुड़े हुए होंगे सॉलिड में। अब सॉलिड में अगर एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो होगा क्या, ये इनके बीच में कौन है, जो जिनको उसने जोड़ रखा है, जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव, इधर उधर मूव कर रहा है, सपोज करो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की, इसके ये पॉजिटिव न्यूक्लियस पर क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका भी न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका भी न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इसका भी न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। और जिसकी वजह से अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के पास पास आ रहे होंगे, और पास पास आने से इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा होगा, ये सारे आपस में जुड़ गए होंगे। और जब ये सारे आपस में जुड़ गए होंगे तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, मेटालिक बॉन्ड। और जो यहाँ रेडियस होगी वो कौन सी होगी, मेटालिक रेडियस। तो एक थोड़ा सा स्पेशल केस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पर वर्क करता है। मेटालिक रेडियस थोड़ी सी स्पेशल होती है, ठीक है। अब मेटालिक रेडियस तो समझ में आ गई, मेटालिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, एक मेटल का दूसरे मेटल के पास आने पर, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट होने पर। तो क्या होगा, हमने कहा मेटल का एटम है, तो अब वो एक दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग करा तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो एक मेटल दूसरे मेटल के पास आ गई होगी, किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के चक्कर में एक दूसरे के पास आकर जुड़ जाते हैं, और जिससे एक बॉन्ड बन जाता है। तो यही है मेटालिक रेडियस। क्या होगा कि अगर दो मेटल के एटम आपस में एक दूसरे के पास पास आए हैं और टच हो गए हैं, तो उस केस में इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, जिससे ये आपस में जुड़ गए। और जब ये जुड़ गए तो ये जो है, इनके जुड़ने पर इनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस को बोलेंगे मेटालिक डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस के हाफ को बोलेंगे मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस आप कहेंगे सर ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं चलिए दोनों तीनों का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मेटल में क्या हो रहा है, दो एटम आपस में टच कर रहे हैं और तब बॉन्ड बन रहा है, और उसके बॉन्ड के हाफ को हम क्या बोल रहे हैं, मेटालिक रेडियस। कोवेलेंट में क्या हो रहा है, वही अगर कोई कोवेलेंट एटम है तो वो एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड है, अंदर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अंदर ओवरलैप हो रहे हैं। और ओवरलैप होकर अगर बॉन्ड बन रहा है, और उसके बाद इनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, इस हाफ डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस। ये कौन सी रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस। और मैं आपको यहाँ तीसरी रेडियस भी बना के दिखाता हूँ कि जब दो सपोज करते हैं नोबल गैसेज हैं और क्लोजेस्ट अप्रोच में आने के बाद उनके न्यूक्लियस की
को मिलाने के बाद उस हाफ डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, वॉन डर वॉल रेडियस। तो ये थोड़ा सा अंतर है। आई थोड़ी सी बात समझ। तीनों के डायग्राम में देखिए, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो रही, एटम टच कर रहे हैं, यहाँ एटम बहुत दूर दूर है और तब रेडियस फाइंड हो रही है। ठीक है, तो ये अंतर है। तो मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस of the two adjacent atom, ठीक है, यानी दो टच हुए एटम की न्यूक्लियस की हाफ डिस्टेंस को क्या बोला जा रहा है, मेटेलिक रेडियस बोला जा रहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट, मेटेलिक रेडियस से क्वेश्चन क्या आता है, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट, कि विच अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियस। इनको रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो आप सोचिए जरा, किसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, ये वाली रेडियस ज़्यादा है, ये रेडियस ज़्यादा है, या ये रेडियस ज़्यादा है, सोचिए कौन सी है, ये वाली। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी आती है, वॉन डर वॉल रेडियस। सबसे जब बड़ी रेडियस कौन सी होती है, वॉन डर वॉल रेडियस, यानी इनका ये ऑर्डर आपको पूछा जाता है, वॉन डर वॉल रेडियस सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद कोवेलेंट या मेटेलिक, देखिए आप कोवेलेंट या मेटेलिक, क्यों, क्योंकि कोवेलेंट में तो बॉन्ड एक दूसरे के अंदर चले गए, जब वो अंदर चले गए तो इसका मतलब क्या हो गया, साइज़ पहले ही छोटा हो गया, तो उसके बाद कौन होगा, मेटेलिक रेडियस आती है। और मेटेलिक रेडियस के बाद सबसे छोटी कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस। तो ये आपको ऑर्डर भी पता होना चाहिए, कई बार इस ऑर्डर पर क्वेश्चन आता है। क्लियर हो जाती है बात, ठीक है। तो ये है आपका मेटेलिक रेडियस का कंसेप्ट। अब जब आपने वॉन डर वॉल रेडियस पढ़ लिया, कोवेलेंट रेडियस पढ़ लिया, मेटेलिक रेडियस पढ़ लिया, तो लास्ट रेडियाई भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और वो होगी हमारी आयोनिक रेडियाई। और उसके बाद मैं ट्रेंड की बात करूंगा कि हाउ विल द अफेक्ट व्हेन वी गोज लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, क्या इफेक्ट होंगे जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे और टॉप टू बॉटम, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी मैं लास्ट रेडियाई आप लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, और वो होगी आयोनिक रेडियाई। तो चलिए आयोनिक रेडियाई भी डिस्कस कर लेते हैं। आयोनिक रेडियाई देखिए क्या होती है, आयन की रेडियस को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियाई। आयन की रेडियस को किसी एटम की, सपोज करते कोई एटम है, जैसे मैंने कहा सोडियम एटम है, सोडियम एटम का क्या होगा, Na है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर 11 होता है तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 281, यानी फर्स्ट ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में कितना आ जाएगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। और ये एटम का साइज़ हो जाएगा, ये एटम की रेडियस हो जाएगी। हालांकि एटम की रेडियस डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन फिर भी ये इसकी रेडियस है, ठीक है। अब हम बात करें आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस कब बनेगी, जब ये सोडियम एटम 281 में से अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और क्या बन जाएगा, Na+। तो ये क्या था, सोडियम एटम, और ये क्या है, सोडियम आयन, और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, आयोनिक रेडियस। अब ये तो सोडियम एटम है, लेकिन जब ये आयन बन गया तो ये क्या रह गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन रह गया 28, और 28 का मतलब इसके पास केवल न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेकंड शेल है जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और थर्ड शेल खाली है, या हम कहें है ही नहीं, थर्ड शेल खाली है या है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, आप देखिए कौन बड़ा, ये या ये। तो पहली बात कि यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ तक की आउटर मोस्ट तक की डिस्टेंस क्या थी, ये है एटॉमिक रेडियस, और ये वाली रेडियस क्या होगी, आयोनिक रेडियस होगी या नहीं होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि आयोनिक रेडियस सोडियम के आयन की रेडियस ज़्यादा है या सोडियम के एटम की रेडियस ज़्यादा है, बताइए। देखिए आप, तो किसकी रेडियस ज़्यादा है, सोडियम के एटम की रेडियस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, और जब आयन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन। तो कैटायन का मतलब क्या होगा, यानी कैटायन छोटा है। देखिए जो कैटायन जिससे मिलकर बनता है, ये कैटायन किससे बना है, सोडियम से। ये है इसका, इस कैटायन का ये कौन है, पेरेंट, इसी से तो बना है ये, तो ये है इसका पेरेंट एटम, इसको बोलते हैं पेरेंट एटम। तो हम क्या लिखेंगे इस केस में, हम क्या लिख सकते हैं कि चाहे कोई भी कैटायन हो, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम।
कैटायन हमेशा छोटा होता है किससे? अपने उसके पेरेंट एटम से, चाहे वो किसी चीज़ का भी कैटायन हो। ये पॉजिटिव Na+ हमेशा छोटा होगा किससे? सोडियम से। मैं कहूँ कोई और कैटायन है, मैग्नीशियम है, तो ये किससे छोटा होगा? अपने पेरेंट एटम से। ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम इन केस ऑफ आयोनिक रेडियाई, यानी कैटायन की आयोनिक रेडियाई हमेशा छोटी होती है उसके पेरेंट एटम से। क्या एनायन में भी ऐसा होता है? तो एनायन देखते हैं। एनायन में हमने सपोज करो Cl लिया, क्लोरीन, 287 कॉन्फ़िगरेशन है। न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है क्लोरीन का एटम। इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हुआ है वो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगी अगर, तो ये क्या बन जाएगी? Cl नेगेटिव, यानी ये होगा 288, 288। यानी अब इसके पास क्या है? इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये बताइए कि ये बड़ा या ये बड़ा? कि सर पिछली बार तो आसानी से पहचान लिया था हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ तो शेल ही कम हो गई थी। जब शेल कम हो गई तो सीधी सी बात है ये छोटा, लेकिन यहाँ तो शेल तो उतनी है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो सर यहाँ तो समझ नहीं आ रहा कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप ऐसे समझिए, आपने वो गेम देखा है जिसमें रस्सी खींचते हैं, ऑपोजिट साइड में एक टीम इधर होती है, एक टीम इधर होती है और उसको ऐसे ऐसे खींचते हैं। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, चलिए अभी याद नाम ध्यान आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो रस्सी वाला गेम होता है। तो उसमें क्या होता है, ये मिड है, इधर एक टीम होती है 5 लोगों की, सपोज करो 5 इधर हैं तो 5 इधर हैं, बराबर टीम होती है, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ पर क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स, और यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। जब ये न्यूट्रल था तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। मीन्स प्रोटॉन्स यहाँ हैं सपोज कीजिए और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं। कितने कितने? 17। और जब प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 17 है और इधर से भी 17 लोग खींच रहे हैं, इधर से भी 17 लोग खींच रहे हैं, और ये जो रस्सी का मिड है ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। रीज़न, एटम स्टेबल बना हुआ है, रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ना तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, जितना ये न्यूक्लियस इन नेगेटिव वालों को अपनी ओर खींच रहा है उतना ही नेगेटिव वाले न्यूक्लियस को बाहर की ओर खींच रहे हैं, और ये एटम का साइज फिक्स है। लेकिन इस वाले गेम में क्या हुआ? इस वाले गेम में प्रोटॉन्स तो 17 ही रह गए, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? यहाँ प्रोटॉन्स तो 17 है, आपको पता है प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक बढ़ गया, 18 हो गए। यानी इस वाले गेम में क्या हुआ कि ये मिड है, इधर 18 लोग हो गए और इधर 17 लोग हो गए। तो आप बताइए किधर की ओर जाएगा? यानी एटम न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा या एटम शेल की तरफ बाहर को जाएगा? तो शेल क्या करेंगी? शेल न्यूक्लियस को खींचेंगी ऐसे बाहर की ओर। जब बाहर की ओर शेल न्यूक्लियस को खींचेंगी तो ये साइज बड़ा हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस इन शेल को अंदर की ओर खींच लेता, यानी ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता, तो साइज छोटा हो जाता। अब क्या होगा? साइज बड़ा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या है कि ये जो एनायन है ये क्या है? ये क्या है? बड़ा है। किससे? अपने पेरेंट एटम से। तो एनायन के केस में रिवर्स होता है स्टूडेंट, एनायन के केस में रिवर्स होता है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, एनायन आर ऑलवेज larger than their parent atom, मीन्स यहाँ पर Cl नेगेटिव ज़्यादा बड़ा होगा किससे? Cl से। Cl नेगेटिव ज़्यादा होगा Cl से। तो इन शॉर्ट एटॉमिक रेडियाई में होता क्या है? अब फाइनल ऑर्डर क्या आया मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल ऑर्डर आया आपके पास, एटम से बड़ा कौन है? एनायन, और सबसे छोटा कौन है? कैटायन। तो अगर हमसे कंपैरिजन करवाता है, सपोज करते हैं हमसे ये देता है, हमें कहता है कि O नेगेटिव, सपोज करो, वैसे O नेगेटिव नहीं बनता, O2 नेगेटिव बनता है, लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ। O नेगेटिव, O, ठीक है, आपको क्या दिया? O नेगेटिव और O पॉजिटिव में बताइए। हालांकि O पॉजिटिव भी नहीं बनता इजीली, क्योंकि ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है, यानी नेगेटिव चार्ज लेगी। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। या मैं कहता हूँ ये O2 नेगेटिव और ये O2 पॉजिटिव, ये है। तो बताइए इसको कहता है वो अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, मतलब ऑफ देयर रेडियाई, इनकी रेडियस के हिसाब से इनको लगाइए। तो हमने अभी क्या देखा कि अगर उसी एलिमेंट का एटम है, उसी एलिमेंट का एनायन है,
उसी एलिमेंट का कैटायन है। तो एनायन एटम से बड़ा होगा तो एनायन सबसे पहले लगेगा, फिर कौन लगेगा, एनायन से छोटा कौन होगा, एटम, और एटम से छोटा कौन होगा, उसी का कैटायन। तो सबसे छोटा कौन हुआ, कैटायन, सबसे बड़ा कौन हुआ, एनायन, और एटम क्या है, कैटायन से बड़ा एनायन से छोटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी एक आध मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, एनायन आर ऑलवेज लार्जर देन देयर पेरेंट एटम। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक रेडियस की। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको, आप नोट्स कवर कर रहे हैं तो आपको डेफिनेशन भी चाहिए होगी, तो डेफिनेशन लिख लीजिए। द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस of the ions, center of the nucleus of the ions, up to which it exerts its influence on the electron cloud। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और आप इसको बना लीजिए कि एनायन हमेशा बड़ा होगा, एनायन की रेडियस, ठीक है, किससे, एटम से, और एटम की रेडियस बड़ी होगी किससे, कैटायन से। अगर मैं रेडियस आर नेगेटिव यानी एनायन, आर और आर पॉजिटिव, इस तरीके से आप इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, अब ये इस पर क्वेश्चन कैसे आता है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में और एकेडमिक लेवल पर, वो मैं आपको समझाता हूँ। होप आपने इसको देख लिया होगा। अब जब आपने इसको देख लिया है, इस ऑर्डर को भी देख लिया है, तो मैं यहाँ चलिए यहीं लिख देता हूँ कि हमारे पास कुछ स्पीशीज़ होती हैं जिसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है कि दोज एटम्स और आयंस विच आर हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सिमिलर नंबर ऑफ, हैविंग, मैं इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर नंबर में होते हैं तो वो क्या होती हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जैसे मैं कहूँ कि सोडियम है Na+, मैं कहूँ Mg2+ है, ठीक है, मैं कहूँ आपसे नियॉन है, ठीक है, मैं कहूँ आपसे, ठीक है, चलिए 3 ले लेते हैं, ये 3 है, ये 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है या नहीं है। तो चेक करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 11। तो प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे, 11, क्योंकि प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते, प्रोटॉन्स नेवर चेंज। लेकिन सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी देखिए, अगर सोडियम नॉर्मल होता तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। लेकिन Na+ कब बना, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसके पास कितने हो गए, 10। तो इन शॉर्ट Na+ में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो प्रोटॉन्स तो हैं 12, इलेक्ट्रॉन भी 12 होने चाहिए थे, लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो रह गए 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स हैं 10, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं, ये न्यूट्रल है तो प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, 10। और हमने क्या कहा कि दोज स्पीशीज़ विच आर हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप देखिए 10 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 10 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, और 10 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे की क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब जब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा वो देखते हैं। अब पहले आपको ये समझाना था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती है। आपसे कहेगा अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयोनिक रेडिया। आयनिक रेडियस के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, यानी सबसे पहले कम रेडियस जिसकी है उसको लगाइए, फिर उसके बाद जिसकी ज़्यादा है उसको लगाइए, और फिर सबसे ज़्यादा। तो रेडियस के केस में कैसे फाइंड करें, तो रेडियस फाइंड करने के लिए तो आपको मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, वो आप लिख लीजिए, ये नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पर। लार्जर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स smaller will be the size
स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ आयन। ठीक है, यानी जिसके पास आयन और एटम जो भी है, एटम की बात करो तो एटम की, आयन की बात करो तो आयन की, जिसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा, जिसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा उसका साइज कम, उसका साइज छोटा, जिसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा उसका साइज छोटा, जिसके पास प्रोटॉन्स कम उसका साइज बड़ा। यानी प्रोटॉन्स हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो इस बात को कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैं एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। मीन्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा तो एटॉमिक रेडियस कम, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अब देखिए आप, अब लगा लेंगे हम लोग क्या, आप देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटॉन्स किसके पास हैं। यहाँ कितने हैं 11 प्रोटॉन, यहाँ कितने हैं 12 प्रोटॉन, यहाँ कितने हैं 10 प्रोटॉन। रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है लार्जर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रोटॉन है स्मॉलर विल बी द साइज, उसका साइज सबसे छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन किसके हैं, मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा होगा। उसके बाद उससे ज़्यादा प्रोटॉन किसके पास है, सोडियम के, तो सोडियम का साइज़ मैग्नीशियम से तो बड़ा होगा। लेकिन सबसे कम प्रोटॉन किसके पास है, नियॉन के, तो नियॉन का साइज़ सबसे बड़ा होगा। तो इस तरीके से साइज़ के हिसाब से लग गया। आप सिंपल समझिए, लार्जर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स ज़्यादा एटम का साइज़ छोटा। ठीक है, प्रोटॉन्स ज़्यादा एटम का साइज़ छोटा। तो आपने देख लिया प्रोटॉन्स इसके पास ज़्यादा थे, इसका सबसे छोटा, इससे उससे बड़ा, इसका उससे बड़ा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आता है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये भी आपको बात बता दी, एक बात और फिर हम बाइंड अप करते हैं। बाइंड अप करने के लिए अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियाई, एटम की रेडियस का ट्रेंड। कब, ट्रेंड का मतलब ट्रेंड इन वेरिएशन इन ग्रुप, ग्रुप में वेरिएशन इन ग्रुप, ग्रुप में क्या होगा, तो ग्रुप में आप लोगों को बता देता हूँ क्या होगा। देखिए ग्रुप का मतलब है टॉप टू बॉटम चलते हुए, टॉप टू बॉटम चलते हुए अगर हम किसी भी ग्रुप को उठा लें, सपोज करो आयन के केस में किसी भी ग्रुप को उठाते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, फर्स्ट ग्रुप है। तो आप खुद बताइए एटम का रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो आप देखिए न्यूक्लियस, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके लिए क्या बनेगा, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पोटेशियम के लिए बनाऊं तो न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल में लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन, ये होगा। तो आप देखिए जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो चेंज क्या है, यहाँ केवल एक, यहाँ कितनी शेल हैं 2, यहाँ कितनी शेल हैं 1 2 3, यहाँ कितनी शेल हैं 1 2 3 4। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं, और नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ रही है आप देख रहे हो साइज भी बढ़ता जा रहा है। तो इन शॉर्ट वेरिएशन इन ग्रुप में हम क्या कहेंगे, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज। टॉप टू बॉटम चलते हुए एटम की रेडियस बढ़ती है, लेकिन आपसे क्वेश्चन आता है वाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों, तो क्यों का रीज़न क्या है, शेल बढ़ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से टॉप टू बॉटम चलते हुए एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्लियर हो जाती है बात। तो ये है ट्रेंड किस में, ग्रुप में। अब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस का, कहाँ, पीरियड में। तो चलिए यहीं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। वेरिएशन इन पीरियड, अगर मैं वेरिएशन इन पीरियड की बात करूं बच्चों, तो कोई भी पीरियड ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये तो सॉरी ग्रुप बना दिया, पीरियड बनाना था लिथियम,
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या है, पीरियड हो गया। अब अगर पीरियड ये हो गया है तो आप देखिए एटॉमिक नंबर 3 है, ये एटॉमिक नंबर 4 है, ये एटॉमिक नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या होता है, लिथियम की अगर बात करूं तो न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के लिए न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में भी 2 के बाद कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। कार्बन के लिए न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन है तो न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के लिए हो गया। ऑक्सीजन के लिए सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के लिए सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के लिए सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। यानी इस बार क्या हो रहा है, यहाँ भी कितनी शेल है, 1 2, यहाँ भी कितनी शेल है, 1 2, यहाँ भी कितनी शेल है, 1 2, यहाँ भी 1 2 1 2। यानी शेल तो चेंज नहीं हो रही है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो शेल तो चेंज नहीं हो रही है, शेल तो उतनी है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। तो कैसे साइज बताएं बच्चों, जब शेल तो इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन आप खुद देखिए यहाँ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। यहाँ प्रोटॉन्स कितने हैं, 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर 4 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 4। यहाँ प्रोटॉन्स कितने हैं, 5, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 5। यहाँ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 6। इसी तरीके 7 7 8 8। तो आप खुद देखिए यहाँ बॉन्डेड सिचुएशन को ऐसे समझिए कि यहाँ पर 4 लोग, ये जो 4 पॉजिटिव हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना, 3 प्रोटॉन जो हैं, ये 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े हुए हैं। आपको पता है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को पकड़े होते हैं। तो क्या होता है कि इन तीन ने पहले इसको पकड़ा, फिर इन 3 ने फिर इसको पकड़ा, फिर 3 ने अगले तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ा। ठीक है, अब यहाँ हो गए प्रोटॉन 4। अब पहले क्या था, ये 3 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं। मैंने 3 लोग यहाँ ऐसे था, आप ये समझिए कि मैंने यहाँ राउंड सर्कल में 3 लोग खड़े कर दिए और ऐसे लोग भाग रहे हैं, 3 लोग उनके चारों तरफ भाग रहे हैं। तो उन 3 से कहा कि भाई इन्हें पकड़ो। तो पहले उन्होंने क्या कहा, पहले तीनों एक के पीछे भागने लगे, तो बड़ा दिक्कत, पहले वाला बड़ी तेज भाग रहा है। उन्होंने एक आइडिया निकाला कि ऐसे तो नहीं पकड़े जाएंगे, हम तीनों एक जगह खड़े हो जाते हैं और इनको घूमने दो। अगर हम 3 मिलके एक को खींचेंगे तो जल्दी खींच जाएगा, पहले एक को पकड़ लें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो सेम क्या हुआ, 3 खड़े थे बीच में, एक खींचा आराम से पकड़ लिया, दूसरे को खींचा आराम से पकड़ लिया, तीसरे को खींचा आराम से पकड़ लिया। फिर दोबारा चेंज किया, इस बार बीच में 4 कर दिए और 4 लोग को भगाने लगे। तो उनसे कहा कि भाई बताओ, पकड़ो उन्हें। उन्होंने पहले वाले का देख के वही करा। अब 4 लोग एक को खींच रहे हैं, पहले 4 ने एक को खींचा, फिर दूसरे को खींच लिया, फिर तीसरे को, यानी 4 एक कितनों को खींच रहा है, एक को। फिर अब की 5 बीच में खड़े कर दिए और फिर 5 घूम रहे हैं। अब 5 लोग एक को करके खींच रहे हैं। तो आप खुद बताओ कि 3 लोग जब एक को खींच रहे हैं तो ज़्यादा फोर्स के साथ खींचेंगे, या 5 लोग जब एक को खींच रहे हैं तो ज़्यादा फोर्स के साथ खींचेंगे? बताइए आप। 5 लोग जब एक को खींच रहे हो तो ज़्यादा। तो यही केस है कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे बीच में खड़े लोग बढ़ते जा रहे हैं, और बीच में खड़े लोग बढ़ते बढ़ते लास्ट में 8 हो रहे हैं, और 8 लोग बाहर वाले 8 को खींचना है, लेकिन कैसे, एक को। अब 8 एक को खींचेगा तो बहुत ज़्यादा खींच लेगा, बहुत अच्छे से पकड़ लेगा। 8 लोग जब एक को पकड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में खड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से खींच पा रहे हैं, बहुत अच्छे से खींच पा रहे हैं बाहर वालों को। तो क्या हो रहा है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, हम निकालेंगे एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज, द एटॉमिक रेडियस है ना, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटम की रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बड़ी है और ये छोटी है। अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, उसका फिर क्वेश्चन आता है वाई। तो वाई का है क्योंकि क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से डिक्रीज हो रही है, तो हम लिखेंगे ड्यू टू। और जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं तो जो प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस पर चार्ज होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटम का साइज छोटा हो जाता है, किसमें, पीरियड में। हो जाती है बात क्लियर।
पीरियड में एटम का साइज छोटा, ग्रुप में एटम का साइज बड़ा, यहाँ ड्यू टू इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ ड्यू टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल। तो ये हमारा वेरिएशन भी यहाँ पर हो जाता है। बहुत अच्छे से हम पूरा कवर इस सारी बातों को कर लिया है। क्लियर हो जाती है बात। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेप्शनल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब वो छोटा सा एक्सेप्शनल क्या है वो देख लेते हैं। एक्सेप्शनल में अगर मैं बात करूँ, अगर हम किसी भी ग्रुप में आपको दे दिया, सर चलिए ये वाला ग्रुप दे दिया, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। आपसे कहता है अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडिया है, एटॉम की रेडियस के हिसाब से इनको अरेंज कीजिए। तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट चलते हुए ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं और लेफ्ट टू राइट चलते हुए एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो सबसे छोटा कौन होगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी सबसे छोटा कौन होना चाहिए और सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, लिथियम। तो हमने सबसे बड़े से लगाया, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा रहे हैं, सबसे बड़ा कौन है, लिथियम, क्योंकि इधर चलते हुए छोटा होता है साइज। तो सबसे बड़ा कौन होगा, लिथियम, फिर उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, और उसके बाद कौन आना चाहिए, नियोन। अरे नियोन आ गया तो यहाँ पर एक्सेप्शनल तो होएगा ही नहीं। अब देखो नियोन होना चाहिए यहाँ, लेकिन होता कहाँ है, सबसे ज़्यादा। नियोन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाती है। सर क्यों, आपने तो बताया कि लेफ़्ट टू राइट चलते हुए एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है, और अगर लेफ़्ट टू राइट चलते हुए एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है तो नियोन तो लास्ट में है, तो उसका साइज़ डिक्रीज़ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बच्चों आपने अभी रेडियस पढ़ी है, और रेडियस के केस में हमने कहा था कि नियोन के केस में यानी स्टेबल नोबल गैसेस के केस में कौन सी रेडियस काम करती है, कौन सी रेडियस काम करती है, वॉन वाल रेडियस। और वॉन वाल रेडियस क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, किससे, एटॉमिक रेडियस से भी, मेटालिक रेडियस से भी, कोवलेंट रेडियस से भी। जब इसकी रेडियस ज़्यादा है तो इसका साइज़ भी तो ज़्यादा होगा, तो इसलिए नियोन सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी लेफ़्ट टू राइट चलते हुए एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है कहाँ तक, लेकिन फ्लोरीन तक। उसके बाद नियोन का साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी रेडियस वाला कंसेप्ट आ जाता है, वॉन डेर वाल रेडियस का, और ये साइज़ यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, तो ये एक्सेप्शन है। इसी तरीके से हर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हुए एटम का साइज़ डिक्रीज़ होगा, लेकिन नॉन मेटल का बढ़ जाता है, रीज़न वॉन डेर वाल रेडियस की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।